हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। और मैं मनमोहन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सीडीसी पाठशाला पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स इन अ फिजिक्स। क्या बेटा? बेसिक मैथमेटिक्स इन अ फिजिक्स। तो ये हमारे आज का टॉपिक का नाम है, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। और ये हम जब से ही फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक मैथ्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हम ज़्यादा मैथ्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैथ्स एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बट हम छोटा सा जो बेसिक जो हमको कंपलसरी है कि भाई इतनी मैथ्स तो आपको आनी चाहिए। और मेनली जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि 11th में जो है मैथ्स जो पढ़ रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। बट क्योंकि पूरी मैथ तो हम 11th में एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए मैथ्स वाले बच्चों को भी शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा मैथ्स के बारे में। और जो हमारे बायो वाले बच्चे हैं जिनको मैथ्स का डर लगता है, तो उनके लिए भी डरने वाली बात नहीं है। वैसे एकदम जीरो से हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी, एकदम जीरो। अब यहाँ हमारे पास जो है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास हेडिंग है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने वैसे भी 10th में पढ़ रखा है, तो फिर ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कैसा होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में जीरो, ठीक है। यहां मैंने लिखा है वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि मैंने ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखा, बी नॉट इक्वल टू जीरो और सी नॉट इक्वल टू जीरो तो मैंने नहीं लिखा। तो बेटा यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए को हम जीरो करते हैं, सपोज दैट मैंने ए को जीरो कर दी दिया, जैसे ही हम ए को जीरो करेंगे तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट टर्म जो दिखाई दे रही है आपको ए एक्स स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? पूरा जीरो। क्योंकि देखो ए जो है वो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, ए को जैसे ही हम क्या करते हैं? जीरो करते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो हमारे पास जो बचेगा वो बी एक्स प्लस सी इक्वल में जीरो। और ये ध्यान से देखो, आप क्या आपको क्वाड्रेटिक लग रहा है? क्योंकि बेटा जैसे ही हमारे पास ये वाली टर्म हटेगी तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है। इसलिए कंपलसरी है कि ये हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, बाद बाकी बी और सी जीरो आपका चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूँ जिसमें हमारे पास ए जीरो नहीं है, बी और सी जीरो हो सकता है। एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं 4x² प्लस 8 इक्वल में जीरो। तो बेटा इसके अंदर मैंने क्या किया? इसके अंदर मैंने जो b है उसको जीरो कर दिया, क्योंकि ये जो 8 है वो किसकी वैल्यू है? c है। और 4 जो है वो हमारे पास क्या है? a की वैल्यू है। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं 4x² प्लस 8x इक्वल में जीरो। अब की बार मैंने किसको जीरो कर दिया? c को जीरो कर दिया। तो यानी कि हमारे पास b और c अगर जीरो होता है उसके बाद में भी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। और अगर हमारे पास जीरो, a को अगर हम जीरो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैंने एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए बी और सी क्या है? रियल नंबर। तो इसका मतलब ये बेसिक सा ये है कि यहाँ पे 4 है, 8 है, या फिर यहाँ पे अगर हम कोई भी कांस्टेंट सी यूज करें तो वो भी क्या होता है? रियल नंबर में आता है। एक एग्जांपल मैं और लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे √2x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल में जीरो। तो यहाँ देखिए आप, ये जो 2 है, 6 है और जो 8 है, ये चारों के तीनों क्या है? एक रियल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है वो एक रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है कि यहाँ पे ABC जो है रियल नंबर है। आगे हम थोड़ा चले तो हमें दिखाई दे रहा है एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम किस नाम से जानते हैं? इस फॉर्मूले को हम जानते हैं कि बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किस नाम से जानते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या काम आता है यहाँ पे? जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने इसको सोल्व करना सीखा था किससे? स्प्लिटिंग मेथड। जैसे ही आपका स्प्लिटिंग मेथड इसमें नहीं लगता है तो हम इस फॉर्मूले का
यूज करते हैं, ठीक है। ये वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रामबाण होता है, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे तो फैक्टर हो या ना हो, ठीक है, इसको अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से हम इसको जानते हैं। एक आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स के बारे में आप जानते हैं कि जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, दो जीरो, या फिर पॉलिनोमियल में जैसे हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम उसको जीरोज कहते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम किस नाम से जानते हैं, रूट्स के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे दो रूट्स निकल के आते हैं, एक x1 और एक को हमने x2 लिया, जिसको हम अल्फा बीटा भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास x और एक x1 और x2 है, और इसका एक रिलेशन होता है क्या, सम ऑफ रूट्स को हम लिख सकते हैं x1 प्लस, या फिर ये क्या है, ये फर्स्ट रूट है हो गया, सेकंड रूट हो गया, दोनों को अगर हमने मिला दिया, दोनों का जो सम है वो माइनस की b अपॉन में a होता है, जो कि जो a है, ये जो b है वो किसका कोफिशिएंट है, x का, और a जो किसका है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, यानी कि दो रूट्स का जो प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल होता है, c अपॉन a। c आपको पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, और a आपको पता है यहाँ पे वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो बेसिकली दिमाग में मैंने एक रिवीजन के तौर पे मैंने इस टॉपिक को लिया, ठीक है, तो शायद आपके दिमाग में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा पीछे की तरफ, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसके अंदर रूट्स के अंदर आपने देखा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। किस नाम से जानते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। तो पढ़ा था हमने 10th क्लास के अंदर कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इसको डी से डिनोट करते हैं, जब डी हमारे पास क्या होता है बेटा, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, जब डी जीरो से बड़ा होता है, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंट, ठीक है ना, यानी कि रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास d ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो से बड़ा होता है तो रूट्स इसके अलग अलग होते हैं। और एक चीज मैं आपको ग्राफ से भी थोड़ा फील दिला देता हूँ कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ है बेटा कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे भी बन सकता है अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड, ये पहला पैराबोलिक इसका ग्राफ बनता है। तो ये जो है अलग अलग जब इसके रूट्स होते हैं तो ये एक्स एक्सिस को दो बार कट करता है, तो ये जितने बार कट करता है उतने इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करता है, इसलिए इसके रूट्स भी कितने होते हैं, दो होते हैं। और जो एग्जैक्ट ये दो बार कट करता है इसलिए इसके रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है बेटा, रियल और अलग अलग होते हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ -1 ले लिया हमने, ये 1 हो गया, यहाँ पे भी वैसे हो सकता है, बट यहाँ दोनों प्लस के होंगे, ये 2 ले लिया, इसको हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब d ग्रेटर देन जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास d इक्वल टू जीरो, ये दो आपको पता है कि जब d हमारे पास जीरो होता है तो क्या होता है, रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। अब रूट्स रियल और इक्वल उसको हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी है माइनस के बी प्लस माइनस इन द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो बेटा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, यहाँ आपको रूट के अंदर दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, डी की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट। और जब ये आपके पास जीरो हो जाएगा तो यानी कि आपके पास क्या बचेगा, माइनस के बी अपॉन में 2a, ये एक्स इक्वल टू। तो पहले क्या था, जब हमारे पास ये d ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे एक बार प्लस और एक बार माइनस लेते तो इसलिए दो x की वैल्यू निकलती जिसको हम x1 और x2 कह सकते हैं। बट जब ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो ये रहेगा,
कि x इक्वल टू माइनस के b अपॉन में 2a। तो यहाँ से हमारे पास x की एक ही वैल्यू मिलेगी, दो अलग अलग नहीं मिलेगी। तो इससे हम समझ सकते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट्स मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। इक्वल बोले तो एक ही होता है। और अगर इसको ग्राफ से अगर हम फील लेना चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब d क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उस केस में इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे बनता है, या तो ये अपवर्ड या फिर ये डाउनवर्ड ऐसे। यानी कि एक्स एक्सिस को ओनली टच करके जाएगा, क्या टच करके जाएगा, और टच करके जाएगा इसका मतलब इसका एक ही रूट क्या होगा, पॉसिबल होगा, राइट। तो ये हमारा जो पेज है कंप्लीट है। फिर से हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, ठीक है। तो अगले पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको सारे दिख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम बात करें कि इसका फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो स्प्लिटिंग मेथड से भी हम कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, पर हम सबसे पहले हमारे लिए इजी होता है स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। और जब स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगता है तो हम सीधा यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा है, सबको आता होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म से करते हैं। किससे करते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म से करते हैं, ठीक है। अब सबको लग रहा होगा कि क्या सर क्या लेके आ गए, एकदम मतलब हलवे हलवे जैसे, है ना। मुझे पता है कि आप सबको आता होगा, उम्मीद करता हूँ यही, ठीक है। पर एक बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा एक दो एग्जाम्पल हम लेके आते हैं, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग भी कर रहे, मैं भी करता हूँ कि 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो कितना आ रहा है 6। तो आपको सबको पता है कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। और मिडल टर्म आपको दिखाई दे रही है क्या है, माइनस का x है। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 6 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। 6 का फैक्टर आपको वही दिख रहा है कि है 2 और 3 है, और 3 में से अगर 2 माइनस किया तो क्या बचेगा 1, पर 1 क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो माइनस के लिए हमको 3 को माइनस लेना पड़ेगा और 2 को प्लस लेना होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो हम यहाँ पे जो इसका फैक्टर है, देखो फर्स्ट टर्म जो होती है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना, ठीक है। तो ये मिडल टर्म है, उसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है बेटा। अब जैसे ही इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन लिया तो ये हो गया 2x माइनस 3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमने क्या ले लिया 1, तो ये हो गया 2x माइनस 3। आपको पता है पेयर सेम बन रहा है, तो इस पेयर को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, कॉमन। तो यहाँ से बच गया आपके पास x प्लस 1, ठीक है। और हाँ बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे इक्वल में क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो इसके इक्वल में 0 तो चलेगा, ठीक है। अभी हम अगर इक्वल नहीं लगाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो बाय मिस्टेक हम यहाँ पे 0 लगाना भूल गए, कोई बात नहीं, अब लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3 को देखो इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 इसके नीचे आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है, x इक्वल टू 3 अपॉन में 2। सेकेंड हमारे पास जो फैक्टर है वो है x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू हमारे पास मिलेगा -1। तो यहाँ पे जो है ये x1 हम कह सकते हैं, इसको x2 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास x1 हो गया और ये हमारे पास x2 हो गया, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट रूट हो गया, ये हमारे पास सेकंड रूट हो गया। और पीछे जो हमने एक रिलेशन लिखा था सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, तो उसको ये वेरीफाई करेगा। अगर वेरीफाई करना चाहते तो हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जब सम करेंगे तो 3 अपॉन में 2 -1 इक्वल में क्या होना चाहिए, माइनस के b अपॉन में ए। तो बेटा माइनस में b कितना है, -1 है, और पहले से ही -1 हो तो माइनस पहले लगेगा। 2a हमारे पास 2 है, और इधर अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इधर माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 1/2, तो ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास प्रोडक्ट वाला भी रूल होता है, अगर हम दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल में c अपॉन ए, तो c हमारे पास -3, a हमारे पास 2 है। तो -1 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का क्या होगा 3/2, और इधर भी क्या हो जाएगा -3/2। तो बेटा ये वाली चीज भी यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है।
लग रहा होगा कि सर क्या यार बोर कर रहे हो है सब, ठीक है बेटा, बोरिंग नहीं है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है, कि आपको बोरिंग जैसा, क्योंकि आप लोगों को शायद आता होगा, पर कुछ मैंने एक जीरो से स्टार्ट का मतलब जीरो, और बेटा जीरो तो ऐसे ही होता है ना। अब इससे मतलब आप सोच रहे सर वो तो अब इससे भी क्या जीरो करे, लेकिन अब मैं क्या ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, पहले मैं इसको कर लेता हूँ। 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 से 2 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है 6, तो बेटा आपको पता है कि मल्टीप्लाई पे 8 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट पे क्या होना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 8 का फैक्टर क्या होता है 2, 2 एंड 2, तो आपने इन दोनों के एक साथ लिया तो 4 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, 4 प्लस 2 किया तो क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो हम इसका फैक्टर क्या लिखेंगे, 4x² एज इट इज रहेगा, -4x माइनस 2x प्लस 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास 4x, तो यहाँ बचेगा x-1, यहाँ से आपके पास -2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x-1, और बेटा x-1 को जैसे आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 4x-2, और वही गलती यहाँ पे भी है कि यहाँ पे इक्वल में जीरो नहीं है, तो इक्वल में हम जीरो ले लेते हैं। और यहाँ पे जीरो के इक्वल में जब हम इसको करते हैं तो यहाँ पे x=1 आ रहा है, और यहाँ पे अगर 4x-2 इक्वल टू ज़ीरो, देन x=2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट होकर के 1/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, 1/2 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो मुझे पता है कि सबको समझ में आ रहा होगा और सब जानते हैं, पर फिर भी जीरो से स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखो 6 को 6 से फिर से हम जीरो लगा देते हैं इक्वल में, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए एक जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी जगह के अंदर करके दिखाएंगे, ठीक है। देखना, मल्टीप्लाई पे 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो रहा है 36, क्या हो रहा है 36, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 5, और बेटा 36 देखो पहाड़ा तो सबको आता ही है, 9×4=36 होता है, ठीक है। तो 9×4=36 होता है, तो ये 6x² और मैं इसको लिख सकता हूँ 9x प्लस 4x-6। देखो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 36, अब ये माइनस और ये प्लस तो आएगा -36, माइनस यहाँ पे 9x है और ये प्लस 4x है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -5x आएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ 6 और 9 में से कॉमन क्या आ रहा है 3, x² में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा 3। यहाँ पे देखो कॉमन 4 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x-3 बचेगा बेटा, क्या बचेगा 2x-3। अब इक्वल में जीरो तो लगाना भूल गए आप, ठीक है। अब यहाँ पे 2x-3 इसको क्या ले लेते हैं कॉमन लेते हैं बेटा, तो 2x-3 जैसे हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा फिर से 3x, और यहाँ से क्या बचेगा +2 इक्वल में ज़ीरो। तो बेटा हम क्या करेंगे जीरो के इक्वल में रखेंगे इनको, 2x-3 इक्वल टू ज़ीरो, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, और ये 3x+2 इक्वल में ज़ीरो, देन x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -2/3। तो ये आपके दो फिर से रूट्स निकल के आ गए, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि सर बस करो 3 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी क्या होगा फैक्टराइजेशन का होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, फिर आप खुद लोग इसको ट्राई करना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये 3x², ये 7x² को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, इधर ये 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो 7x इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर +9 और ये -3 इक्वल में ज़ीरो, ठीक है। इसको अरेंज किया तो 3x² माइनस x करेंगे, x² करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x², ये दोनों को किया तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस के 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 6 इक्वल में ज़ीरो। अब यहाँ पे भी देखो आपके पास 2, 2 और 6 है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया x² प्लस x प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 3 इक्वल में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको हम 0 के नीचे भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी x² प्लस x प्लस 3 इक्वल में 0, राइट। अब बेटा ध्यान से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है।
1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई पे 3 आना चाहिए, और यहाँ पे x है, x के मल्टीप्लाई में 1 है, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1। अब मुझे कोई ऐसा नंबर नहीं है मिल रहा, चाहे दिख रहा या दिमाग में आ रहा है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 3 हो जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो बताइए। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ कान लगा के। ठीक है, हाँ एक बच्चे की आवाज़ आ रही है सर, नहीं होगा। ठीक है, चलो, मेरे पास बहुत सारी आत्माएं हैं। ठीक है, जो आप लोग जो भी बातें कर रहे हो ना, सब सुन के मेरे को बता देती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कंफर्म हो गया क्या कि यहाँ पे मल्टीप्लाई पे मतलब जो भी है इसका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं इसका। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्योंकि मुझे इस पे डाउट है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, करते हैं बेटा। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास क्या 3 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 4 जा 12, तो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा माइनस, ठीक है, 11। और आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन 0, और आपको पता है जब डी लेस देन 0 तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स नॉन रियल होते हैं। और जब रूट्स रियल नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और ये जो पार्ट है वो 11th के मैथ के अंदर किस में चला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, जहां हम आयोटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, आयोटा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि इसका जो है डी जो है लेस देन 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी एक बार सोल्व करके देखते हैं क्या इसका भी फैक्टर होगा कि नहीं। तो बेटा देख इधर देखो, ये x है, 1 प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1, तो इसका एलसीएम ले अगर हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में 1। ठीक है, इस x को उधर भेजेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स को इधर लाएंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं भी इसका डिस्क्रिमिनेंट फिर चेक करता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बेटा b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 का स्क्वायर किया माइनस, और यहाँ पे जो है, सॉरी एक बार में इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, कुछ की गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो वही डिस्क्रिमिनेंट निकालते डायरेक्ट, डी की बी की वैल्यू जो है -1 है, उसका स्क्वायर किया -4, ये हमारे पास 1 है और सी हमारे पास फिर से 1 है। 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये -4, तो यहाँ हमारे पास डी की वैल्यू जो है -3, और डी यहाँ पे लेस देन क्या हो गया, 0। क्या हो गया, डी लेस देन क्या हो गया बेटा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है नो नॉन रियल रूट्स। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो हमको फिर से चेक करते हैं। देखो d इज इक्वल टू बी हमारे पास -14 है बेटा, और -14 का स्क्वायर करेंगे और -4, ए हमारे पास 3 है और सी हमारे पास -5। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो इसका तो प्लस आएगा और ये भी, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस होगा, तो यानी कि ऑलवेज डी जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे इसके रूट्स पॉसिबल हैं, तो इसको हम फैक्टराइजेशन से अगर हो रहा है तो ठीक है ट्राई करना, नहीं तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके आप खुद लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम फिर से नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमारे को क्या मिलने वाला है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये भी एक 11th क्लास का टॉपिक है, 11th मैथ्स का। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं या तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ने वाले हैं तो भी अच्छी बात है, और पढ़ लिया है तो रिवीजन है। ठीक है, और जो बायो वाले हैं उनके लिए तो ये है ही फिर। ठीक है, तो बायो वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है कि उनको बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में मेरे हिसाब से नॉलेज नहीं होगा। तो देखते बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है बेटा, बाइनो। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, अच्छा ये चेंज हो गया, हमने यहाँ पे मार्कर नहीं लिया। ठीक है, कोई ना। तो बेटा अच्छा फिर से
गड़बड़ हो गया। ठीक है, आगे लेना था मेरे को, मैंने पीछे ले लिया। हाँ अब सही है, फिर से मार्क कर लेते हैं हम। हाँ, बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनो मीन्स होता है बेटा दो, बाइनो का मतलब होता है दो से। ठीक है, तो बाइनो मीन्स होता है कि जब हमारे पास कोई भी दो टर्म होती है, ठीक है, दो, यानी कि जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर आप देखो यहाँ पे कितने टर्म दिखाई दे रही हैं आपको, ए और बी। यहाँ कितनी टर्म है, दो टर्म है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा पावर जीरो भी हो सकता है इसका, पावर वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, और 100 भी हो सकता है। ठीक है, 1000 भी हो सकता है। तो हम उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक्स। ठीक है, तो जैसे देखो मैं एक बार लिखता हूँ, अगर यहाँ पे ए प्लस बी की पावर है जीरो है, तब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है कितनी है, दो टर्म है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सॉरी जीरो नहीं होगी, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी बेटा, वन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, क्योंकि किसी की भी वैल्यू जब पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक है, अगर हमारे पास ए प्लस बी होल पावर वन, तो इसकी वैल्यू एज इट इज आएगी, यानी कि ए प्लस बी, राइट। और जब ए प्लस बी की पावर टू है तो उसका फॉर्मूला बनेगा ये। ठीक है, और अगर ए प्लस बी होल पावर थ्री, तो हम इसको लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन रूट ए प्लस बी। ठीक है, ये इसको हम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले शायद आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पावर थ्री है तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो, इसको एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास ए प्लस बी होल पावर फोर आ जाए, या फिर ए प्लस बी होल पावर 10 आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप सोचेंगे बस कि यार ये तो गड़बड़ है, गलत दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। तो बेटा इसी सॉल्यूशन के लिए हम लेके आए हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के फोर एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, किस तरीके से कोई सा भी फॉर्मेट हो सकता है, ए प्लस बी या सी प्लस डी की पावर टू, या फिर 4x-5y पावर माइनस टू। पावर बेटा माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है। ठीक है, तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम बेटा, यहाँ पे जो है पावर एन है, एन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एन की वैल्यू वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी। ठीक है, तो एन यहाँ पे एक तरीके से एक इंटीजर नंबर है। तो इसको एक्सपेंशन को अगर हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं आगे, तो हम इसको लिखेंगे सी एन सी जीरो। जीरो मीन्स होता है बेटा फर्स्ट टर्म। ठीक है, एन सी जीरो एंड ए की पावर कितना, एन। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारे पाएगा एन सी वन, ए की पावर जैसे यहाँ वन आएगा तो उतनी ए की पावर क्या हो जाएगी, कम, और उतना ही ए की पावर हो जाएगी ज़्यादा, बी की पावर सॉरी। जैसे ही ए की पावर क्या होगी, ज़्यादा, कम होगी सॉरी, तो बी की पावर उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ए की पावर एक कम होगी तो बी की पावर एक ज़्यादा हो जाएगी। एन सी टू, देखो बेटा यहाँ वो जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, तो यहाँ सी के नीचे की तरफ जो है वो एक एक बढ़ता जाएगा। जितना यहाँ पे एक बढ़ गया, जैसे यहाँ पे दो है, तो यहाँ ए की पावर जो है एन माइनस क्या हो जाएगा, दो, और बी की पावर क्या हो जाएगा, दो। यानी एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यानी कि ए और बी की पावर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एन, क्योंकि देखो यहाँ पे एन है, या एन माइनस वन है, तो वन को ऐड करेंगे तो फिर से एन हो जाएगा, यहाँ एन माइनस टू है और टू को ऐड करेंगे तो वापस से एन होगा, राइट। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और लास्ट टर्म जो है या सेकेंड लास्ट की अगर हम बात करें तो एन सी एन माइनस वन। ठीक है, सेकेंड लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ए की पावर क्या हो जाएगी, लास्ट में देखो एन में से हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में यहाँ पे बचेगा वन। ठीक है, यहाँ पे बचेगा वन, और बी की पावर हो जाएगी
n माइनस वन, ठीक है। और इस वन को इसमें ऐड करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, n होगा। और ये लास्ट टर्म हम लिखेंगे n c n, और a की पावर क्या हो जाएगा 0 एंड b की पावर होगा n, ठीक है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब कुछ बच्चों के जो मैथ्स के हैं, जिन्होंने पढ़ लिया है, उसको तो पता है कि एन सी वन, एन सी जीरो, या फिर हम इसको एन सी आर भी कह सकते हैं, तो वो तो उनको पता है। और जिनको नहीं है तो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बायो वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, तो दिक्कत नहीं है बेटा, ये सॉल्यूशन है, क्योंकि अब हम सीखना है तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैं साइड में लिखता हूँ एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो एन सी आर एक फॉर्मूला होता है, और मैं इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। अब बेटा इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत ये है बच्चों के दिमाग में कि सर ये क्या लगा दिया, ये एल क्या होता है, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। क्या होता है बेटा, फैक्टोरियल का साइन। तो मैं इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इस जगह पे कर देता हूँ। यानी अगर मेरे पास फैक्टोरियल 5 है तो इसका मीनिंग है यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। या फिर मैंने फैक्टोरियल 3 लिया तो इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कुछ तो समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल एन का मीनिंग क्या है। या फिर हम जो है फैक्टोरियल एन को अगर हम लिखें तो इसका मीनिंग है कि फैक्टोरियल एन, जैसे 5 था तो 5 आ गया तो एन है तो एन। अब एन के बाद में अगर हम आगे चलेंगे तो एक नंबर कम होगा, तो यानी कि एन माइनस वन, उसके आगे एन माइनस टू और एन माइनस थ्री, तो डॉट डॉट कहाँ तक चलता रहेगा, ये 1 तक चलेगा, ठीक है बेटा। तो ये फैक्टोरियल के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये फैक्टोरियल का मीनिंग है फैक्टोरियल 5, यानी कि 5 4 3 2 1 तक हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मेनली आपके दिमाग में ये होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और इसके कुछ एग्जाम्पल आगे हैं, तो जैसे हम एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। अच्छा, एक कुछ और इसके फॉर्म है, बाइनोमियल के कुछ और फॉर्म है कि बेटा हमारे पास जो था फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, ए प्लस बी पावर एन, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने किया, ठीक है। अब अगर इसमें ए की वैल्यू हम क्या ले, 1 ले, और बी की वैल्यू को अगर हम एक्स करें तो हमारे पास एक, ठीक है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा कि 1 प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे बेटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका एन सी जीरो ए की पावर एन। अब यहाँ ए हमारे पास कितना 1 है, तो 1 की पावर एन हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो हम उसको यहाँ शो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये बनेगी, सेकेंड टर्म एन सी 1, और एन की पावर एक जो 1 जो है उसकी पावर एन माइनस वन। अब देखो बेटा 1 की पावर कितना भी हो 1 1 ही रहेगा, तो इसलिए 1 को हम शो नहीं करेंगे, और यहाँ पे x की पावर 1 होगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास एन सी टू और x की पावर 2, और यहाँ पे जो है जैसे जैसे यहाँ पे नीचे एन सी थ्री, तो यहाँ पे x की पावर भी क्या हो जाएगा 3, डॉट डॉट लास्ट में जो लास्ट टर्म है एन सी एन, और x की पावर भी क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होगा, राइट। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो फैक्टोरियल जैसे एन सी जीरो, ठीक है, एन सी जीरो, एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा, एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, और एन सी एन इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब हमारे पास अगला जो फॉर्मूला है वो भी एन, यानी कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू अगर माइनस एक्स लेते हैं तो ये एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होगा एन सी जीरो। अब बेटा ए की पावर 1 की पावर कितना भी लगाओ, तो मैं बोला 1 को हम शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x, यानी कि एन सी 1, और x की पावर क्या लेंगे हम 1, तो बेटा x हमारे पास क्या है, हम पहले प्लस लेंगे, तो x हमारे पास -1 है, तो उसकी पावर जो है
सॉरी एक्स की वैल्यू, एक्स जो है माइनस एक्स है तो उसकी पावर 1 है, तो ये माइनस हम आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो है NC2 और यहाँ माइनस एक्स की पावर 2। अब देखो पावर जैसे इवन होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे थर्ड टर्म हमारे पास आएगी NC3 माइनस एक्स की पावर 3, तो ये ऑड पावर है तो ये फिर से माइनस होगा। तो यहाँ से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही हमारे पास ऑड पावर आती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, और यहाँ लास्ट टर्म जो है माइनस एक्स की पावर n, ठीक है। अब यहाँ लास्ट टर्म कंफर्म नहीं है कि प्लस होगी कि माइनस, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो n की वैल्यू जो है वो ओड है या फिर इवन है। अगर n की वैल्यू इवन है तो ये क्या होगा प्लस, और n की वैल्यू क्या है ओड है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है बेटा, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है तो इसको किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं हम। एन, देखो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू दे रखी है, यहाँ हमारे पास n की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, 5 दे रखी है। तो इसलिए अब हमको n नहीं लिखना होगा, यहाँ पे 5C0 और फर्स्ट टर्म हमारे पास x है तो x की पावर कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट जो है वो 5C1 और x की पावर 5 माइनस 1 करेंगे 4, और सेकंड टर्म हमारे पास 2y है तो उसकी पावर हो जाएगा 1, एंड 5C2 x की पावर हो जाएगा कितना 3, और 2y इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगा 5C3 x की पावर हो जाएगा 2, और 2y की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 5C4, सॉरी 5C4 और x की पावर 1, और 2y की जो पावर है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। और लास्ट टर्म हमारे पास जो आएगा वो 5C5 और x की पावर क्या हो जाएगा 0, और 2y की जो पावर है वो कितना हो जाएगा 5। यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म है, दोनों टर्म का जो पावर का जो सम है वो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, राइट। हाँ बेटा, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है n की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 ये सारे के सारे जो है वो इन टर्म्स के क्या है कोफिशिएंट्स है, और इन सब की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ निकाल के दिखाते हैं हम। देखो बेटा आपको फॉर्मूला एक पता है, ठीक है, मैं बाद में मिटा दूंगा, यहाँ लिखता हूँ। एंड देखो 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 0 और 0, आर की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और मैंने आपको बताया भी है कि एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पे एन हमारे पास कितना है 5 है। देखो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है 5 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये एक्स की पावर 5। सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें तो पहले मैं इसको कर देता हूँ रफ, ठीक है, इसको उड़ा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 5, देखो फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 1, तो बेटा ये हो जाएगा 5 और 4, मैं इसको फैक्टोरियल 4 करके छोड़ दूंगा क्योंकि नीचे 5 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो बेटा यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5, और ये जो 2 है वो भी मल्टीप्लाई में आके कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 10 लिख सकता हूँ, 10 एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 1, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 5C2। 5C2 बेटा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, तो बेटा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, तो मैं इसको सोल्व करूंगा 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 3, नीचे इसको सोल्व करने पर फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, इससे ये गया। यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होता है बेटा, 2 से 4 को किया तो 2, और ये 5 2 जा कितना होगा 10, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और ये x की पावर कितना 3, पर यहाँ पे 2 और है, और 2 की पावर भी कितना बेटा 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा अपने पास क्या 40 x की पावर 3 मल्टीप्लाई y, ठीक है। फिर से हम इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह तो चाहिए हमें,
कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, ये इसमें मिक्स होने वाला है तो हमने यहाँ से इसको बाउंड्री लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आने वाली है ये, ठीक है। अब यहाँ पे 5c3, तो बेटा 5c3 यानी कि फैक्टोरियल 5 नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3। यहाँ से फैक्टोरियल 2 आ रहा है, यहाँ फैक्टोरियल 3, ऊपर जो फैक्टोरियल 5 को सोल्व करने पर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 पे क्यों रुक गया, क्योंकि फैक्टोरियल 3 यहाँ है, वो हमें कैंसिल आउट करने को, यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया, 2 से ये 2 टाइम हो जाएगा, कितना आ जाएगा फिर से 10, ठीक है बेटा। तो ये 10 हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर कितना 3, तो कितना हो जाएगा 8, और 8 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, सॉरी बेटा यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको वाई की पावर 3 मिलेगा, ठीक है। तो फिर से हम इसको उड़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है 5c4, 5c4, 5c4 की वैल्यू बेटा जैसे हमारे पास 5c1 था सेम वही रहेगा, क्योंकि देखो फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 और यहाँ 5 माइनस क्या हो जाएगा 4 और फैक्टोरियल 4, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ 4, फैक्टोरियल 4 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5c4 की वैल्यू 5 हो जाएगी, और यहाँ पे 2y की पावर कितना है 4 है। बेटा 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और ये y की पावर कितना हो जाएगा 4, और 16 5 जा कितना होता है 16 5 जा 80 होता है, तो मैं इसको इसी टर्म में लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है बेटा 80, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80, यानी कि 80y की पावर 4। लास्ट टर्म हमारे पास जो है वो आपको पता है कि NCN यानी कि 5c5 क्या होता है 1, और 1 और यहाँ पे 2 की पावर कितना है 5, बेटा 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और y की पावर कितना 5। अब आप बोलेंगे x तो लिखा नहीं, अरे x की वैल्यू क्या है, x की पावर यहाँ 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमारे पास बेटा ये इसका जो एक्सपेंशन है कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा ये नीचे चला गया, जगह का थोड़ा सा अभाव है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन हमारे पास ये आया, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये कुछ ऐसे आया, ठीक है। वैसे ही हमारे पास इसका एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन आप अपने आप से करना ट्राई, ये आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला बेटा इस फॉर्मूले के जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या हमारे पास 1 है, तो इजी हो जाएगा, ठीक है, इजी है। थोड़ा सा मैं एक लाइन इसका लिख के दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट टर्म हमारे पास NC0, तो n हमारे पास 4 है तो 4c0। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा 4c1, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 4x की पावर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 4c2, और 4x की पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 4c3, और 4x की जो पावर है वो कितना होगा 3। 4c3 नहीं 4c4, और ये हो जाएगा 4x की पावर 4। बस इसको एक्सप्लेन करना है। NC1 एन मतलब 4c2 4c3 4c4 सोल्व करना आपको आता है, तो इसको आप एक्सपेंड करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 101 की पावर कितना बेटा 5। 101 की पावर 5 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, या तो इसको 100 प्लस 1 या 1 प्लस 100 लिख सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला 1 प्लस एक्स है, तो देन उसी की जैसे उसी फॉर्म में हम लिखना चाहें तो 1 प्लस हम इसको 100 लिखेंगे, और इसकी पावर हमारे पास 4 है। तो इसमें भी आप फॉर्मूला लगाएंगे, सेम यही फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको आगे एक्सपेंड करना, ठीक है, सेम यही जो है फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इसको सोल्व करना। और अगर किसी का डाउट है, आंसर में डाउट है, तो सीधा वो कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। चलो बेटा, तो फिर हम आगे पेज पे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो हम फिर से नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लोगरिथम, ठीक है। तो लोगरिथम हमारे पास जो टॉपिक है, लोगरिथम का यूज कहाँ होगा, ठीक है। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी लॉग्स का यूज होता है। जब कई बार log x का डिफरेंशिएशन, अगर मैथ्स के जो बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। तो कई बार जो log है उसकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ देखो। तो सबसे पहले देखो कॉमन फॉर्मूलाज
तो log के बेटा बेसिक जो फॉर्मूला है उन्हीं के बारे में बात करेंगे, और ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला जो है log m है, log m n, यानी कि m जो है वो n के मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कुछ, log m प्लस log n, ये इसका फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। जैसे भी कोई भी चीज़, अगर जैसे मेरे पास अगर log 10 है तो मैं इस log 10 को 10 का जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 5 है, तो मैं इसको log 2 मल्टीप्लाई प्लस log 5 भी मैं लिख सकता हूँ उसको, जो कि आगे हम एग्जाम्पल, हमारे पास 2 एग्जाम्पल है उसमें आपको समझ में आएगा। सेकंड जो हमारे पास है log m अपॉन में n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m माइनस log n, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट हमारे पास log m की पावर n, देखो बेटा log m यहाँ पे बेस है और n इसका क्या है, पावर है, तो हम इसको लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला होता है वो, सॉरी 2 नहीं, मैं सोचा इसका पावर क्या है, यहाँ पावर n है तो आगे कितना आ जाएगा, n log m, तो ये भी एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास log e, ठीक है बेटा, log e, यहाँ पे क्या log का बेस क्या हमारे पास e है और उसमें पावर क्या है m, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो इसका मीनिंग यहाँ पे है कि यहाँ पे जनरली अगर log के अंदर बेस e नहीं लिखा है तो हमारे पास हम उसको मान के चलते हैं बेस 10, यानी कि log बेस 10 जो है उसका एक बेसिक फॉर्म होता है। तो यानी कि अगर हमारे पास log बेस ई अगर आपको दे रखा है तो इसको बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10 m, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला फिफ्थ जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है वो log बी ए है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log, अगर बेस सी लेते हैं तो हम log बेस सी बी अपॉन में log बेस सी, और इसको हम ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। शायद हाँ दिख तो रहा होगा आपको। अब यहाँ पे बेटा कुछ एग्जाम्पल हमारे को, एक एग्जाम्पल है जिसमें log 2 की वैल्यू जो दे रखी है आपको 0.3010, ठीक है, और log 2 की वैल्यू वो है, और log 3 की जो वैल्यू है 0.4771, ठीक है। तो log 3 की जो वैल्यू है 0.4771 है। तो यहाँ पे हमको इन दोनों की वैल्यू को यूज करके हमें log रूट 44 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम log रूट 54 है, ठीक है, क्या है, मैंने शायद 44 बोल दिया शायद, तो यहाँ पे log रूट 54 को बेटा देखो हम इसको log 54 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, और 1/2 देखो एक हमारे पास फॉर्मूला है, जब m की पावर n थी तो log के अंदर पावर कहाँ आती है, आगे आ जाती है, ठीक है। तो ये जो 1/2 है पावर वो आगे आएगी, और मैं इसको लिख सकता हूँ log 54। बेटा 54 का जो फैक्टर है वो मैं 2 मल्टीप्लाई 27, और 27 को मैं 3 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगले, ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टर्म में हम लिखना चाहेंगे इसको कि ये जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो है log 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log बेस 3, मतलब सॉरी 3 की पावर 3, तो पावर 3 जो है वो कहाँ आ जाएगा, आगे, ठीक है। अब यहाँ जो है आपको शायद पता होगा कि log 2 की जो वैल्यू है वो 0.3010, और log 3 जो है उसकी वैल्यू 0.4771 है, ठीक है। तो बेटा जैसे ही हमने 3 को इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 1/2 है, और ये 0.3010 प्लस 3 से जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, और 23, 3 4 जा 12, और 2 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ 3 डिजिट के बाद में 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, तो 1.4313 होगा, उसको इसमें ऐड करेंगे और बाद में 1/2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप करना इसका,
तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या है 0 0 3, तो ये 3 एज इट इज आएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 0 3 रहेगा, 4 3 7 होगा 0.1 बेटा, और 1 से आप इसको 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट आपके पास सेकंड जो है वो है लोग लोग रूट 36। बेटा log रूट 36 को आप लिख सकते हैं log 6, और log 6 जो 6 का जो फैक्टर है 2 × 3, और आप इसको लिख सकते हैं क्या log 2 प्लस log 3, और log 2 की वैल्यू जो है 0.3010 प्लस 0.4771। ठीक है, तो जैसे आप इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, आंसर क्या आने वाला है इसका, यहाँ पे 1 0 तो 1 रहेगा, ये 7 1 कितना होगा 8 होगा, फिर 7 0 7 रहेगा, 4 3 7 होगा, और ये 0 पॉइंट, तो आंसर इसका हो जाएगा 0.7781, राइट। तो ये हो गया बेटा हमारे पास लोगरिथम। ठीक है, तो लोगरिथम के कुछ यहाँ पे बेसिक जो फॉर्मूले थे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थे कि हमारे पास लोग जो है उनके फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास log m इंटू एन, हम उसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, और अगर log m अपॉन में n है तो हम उसको log m माइनस log n, अगर डिवाइड में है तो हम उसको माइनस में लेते हैं, और log m की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं n log m। ठीक है, और अगर बेस ई में है तो हम उसको बेस 10 में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई में 2.0303 लगा देते हैं। ठीक है, एंड log 10 m हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, अगर हमारे पास log बेस a पावर m पावर 2 सॉरी b है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बेस c लेकर के। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक इजी टॉपिक है, ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा। जरूर आपने लोगरिथम नहीं पढ़ा, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से जानते हैं। एपी बेसिकली आपको पता है कि जब ऐसी सीरीज जिसमें जो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम होता है, तो हम उसको एपी के नाम से जानते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमारे पास एपी कुछ ऐसे टर्म्स है A1 A2 A3 डॉट डॉट आर इन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है तो हम उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 वो इक्वल होता है A3 माइनस A2, यानी लगातार कोई भी दो टर्म है उनका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, डी, और यहाँ पे डी जो है हेयर डी इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका जर्नल फॉर्म। ठीक है, तो जर्नल फॉर्म कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होगा, सेकंड टर्म हमारे पास ए प्लस डी, क्योंकि बेटा आपको पता है कि दो टर्म का डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म हमारे पास ए प्लस क्या हो जाएगा, डी, एंड थर्ड टर्म हमारे पास ए प्लस क्या हो जाएगा, डी, फिर से ऐड करेंगे तो ये 2d हो जाएगा, एंड नेक्स्ट फिर से टर्म जो है डी ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। ठीक है, तो वैसे हम आगे चलेंगे, तो अगर हमारे पास लास्ट टर्म कोई nth टर्म होगी तो उसका जो फॉर्मूला है, यानी कि वो जो टर्म है वो n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे n-1 लगा दिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये हमारे पास कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो हमारे पास अगर ये nth टर्म होगी तो यहाँ पे n माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा, राइट। और ये फॉर्मूला भी आपने 10th में पढ़ा है, nth टर्म फॉर्मूले के नाम से हम जानते हैं, यानी an, और an बेटा यही होता है कि लास्ट टर्म जो है वही nth टर्म होती है, तो इसको हम यहाँ फिर से लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ nth टर्म क्या है, सम ऑफ nth टर्म n बाई 2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
ये बेटा जितनी भी n टर्म है इन सब का क्या है, सम है। यानी कि ये जो आपको टर्म दे रखी हैं इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी n/2, और ये जो 2a है उसको मैं a प्लस a, देखो बेटा ये 2a था उसको a प्लस a कर दिया, बाद बाकी एज इट इज हमने लिख दिया। देखो ये बिल्कुल एज इट इज है। गौर से देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि हमारे पास a n वाला फॉर्मूला है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, n/2 a प्लस ए एन, और ए एन आपको पता है क्या है, लास्ट टर्म है। क्या बेटा, लास्ट टर्म है। तो हम एस एन वाला जो फॉर्मूला है मैं उसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ए है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, लास्ट टर्म, यानी कि हम उसको लिख सकते हैं nth टर्म। क्या लिख सकते हैं, nth टर्म। ठीक है, तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सॉरी डिवाइड में, यानी n/2। ठीक है, ये n/2 तो इसमें लगेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारे पास सम ऑफ n टर्म। ठीक है, सम ऑफ n टर्म किसके अंदर बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो जीपी के अंदर। किसके अंदर, जीपी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जो बच्चे जिन्होंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ी है, क्योंकि एपी जो है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो 10th में पढ़ लिया होगा। ठीक है, बट जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी कि इसको ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन भी कहते हैं, यानी जीपी। ठीक है, तो ये जो जीपी है वो आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिल रहा, हो सकता है मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा तो फिर से आप थोड़ा सा देखो इधर कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेटा, कि लगातार जैसे दो टर्म है, यानी A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट जीपी, अगर ये ऐसे हैं देन, तो इसमें क्या होगा कि लगातार दो टर्म है उनका जो रेशियो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है बेटा, इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे जो है A2 अपॉन में A1, यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, या फिर थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करेंगे, या फिर फोर्थ टर्म को जो है वो थर्ड से डिवाइड करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, जीपी में, और जीपी में होता है तो लगातार दो टर्म का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो उस रेशियो को हम किस नाम से, आर से। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो हेयर हेयर आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, कॉमन कॉमन रेशियो। क्या बेटा, कॉमन रेशियो के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जनरल फॉर्म। जैसे हमने एपी में लिखा वैसे इसकी भी एक जनरल फॉर्म होती है। क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म को अगर हम ए से डिनोट करेंगे तो सेकंड टर्म में क्या, कॉमन रेशियो अगर इसका हमारे पास आर आ गया तो हम क्या करेंगे, आर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी अगली नेक्स्ट टर्म जो होगी वो ए आर की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और उसकी अगली टर्म जो है मैंने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, उसकी नेक्स्ट टर्म जो होगी ए आर की पावर क्या हो जाएगा, 3, डॉट डॉट आगे हम चलते हैं, तो लास्ट टर्म जो होती है ए आर की पावर क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो nth टर्म होगा। तो यहाँ पे हमारे पास nth टर्म फॉर्मूला भी है, कि nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है ये हमारे पास जो है वो क्या है, nth टर्म है। तो हम इसको सीधा यहाँ लिख सकते हैं ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो ये हमारे पास nth टर्म फॉर्मूला बन गया। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास एस एन। ठीक है, एस एन क्या होता है बेटा, ये जितने भी टर्म है इन टर्म का सबका अगर हम सम करेंगे तो वो क्या होगा, तो इन सब का जो सम है वो ए आर की पावर n-1 अपॉन में r-1। ठीक है, इसके बेटा दो फॉर्मूले पॉसिबल है। ठीक है, दो फॉर्मूले कैसे, ये केस कब लगता है, यानी ये फॉर्मूला जब लगेगा जब r जो है हमारे पास ग्रेटर देन क्या होगा, 1। ठीक है, एंड एस एन इक्वल टू ए आर की पावर, सॉरी आर नहीं, 1, 1 क्या आएगा यहाँ पे, पहले आएगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब
हमारे पास r लेस देन क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, तो r की वैल्यू जब क्या हो जाती है 1 से छोटी होती है तब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये जो सेकंड फॉर्मूला है वो कब लगता है जब हमारा r जो है 1 से लेस देन यानी कि 1/2 1/3 जो कि 1 से छोटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है एस इंफिनिटी यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, यानी कि कई बार जो है वो कोई भी जो सीरीज है, ठीक है, वो इन्फिनिटी तक जाता है तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर इन्फिनिटी तक जाएगा तब हम उसका जो सम है वो क्या होगा, तो बेटा उसका सम ए अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, क्या होगा बेटा ए अपॉन 1 माइनस आर। और ये कब लगता है फॉर्मूला बेटा जब हमारे पास आर क्या होता है लेस देन क्या होता है 1 होता है, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि जब हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रहा है और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से छोटी होगी तो उसकी पावर जो है वो इनफाइनाइट लगाएंगे तो समथिंग जीरो होती है, इसलिए ये वाला वैल्यू क्या होगा जीरो। तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, इसलिए हमारे पास जो एन टर्म इनफाइनाइट टर्म है उनका जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो ए अपॉन में 1 माइनस आर होता है। ठीक है, चलो तो फिर कुछ आगे चलते हैं, इनके कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, इफ ए सॉरी इफ ए बी आर इन टू टर्म देन अर्थमेटिक मीन। अगर ए और बी हमारे पास कोई दो टर्म है तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है जब कोई दो टर्म है तो उनके बीच की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ए प्लस बी अपॉन में 2 होता है। क्या होता है बेटा ए प्लस बी अपॉन में 2। और यहाँ पे हियर ए कॉमा कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी। ये किस में होता है बेटा एपी के अंदर होता है। क्या होता है एपी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है इन द रूट ए इंटू बी, ए इंटू बी। और बेटा यहाँ पे भी जो है वो ए कोमा जी कोमा बी आर इन जीपी। ये किस में होता है जीपी के अंदर होता है। किस में होता है बेटा जीपी के अंदर होता है, यानी कि इन तीनों का मिलेंगे तो ये क्या होगा एक जीपी फॉर्म करता है। राइट नो, नेक्स्ट है सम ऑफ नेचुरल नंबर। एक बेसिक से फॉर्मूले थे तो मैंने इनको तीनों फॉर्मूलों को एक साथ डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि हम देखें कि नेचुरल नंबर का सम यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट एन, यानी कि ये जो नेचुरल नंबर है एन, एन की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। तो बेटा अगर एन नेचुरल नंबर का जो सम है उसका फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये एन नेचुरल नंबर का सम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट हमारे पास एन है तो एन स्क्वायर। तो बेटा इसका फॉर्मूला जो है अब हमने जगह तो छोड़ी नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से और ये 3 की पावर जो है वो 2 है प्लस डॉट डॉट लास्ट में एन की पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा बेटा 6। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है n नेचुरल नंबर की स्क्वायर का जो सम होता है वो n ब्रैकेट n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ
एन नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम है, यानी कि हम अगर इसको देखें, यानी 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 डॉट डॉट प्लस एन की पावर 3 इक्वल टू क्या होगा इसका फॉर्मूला बेटा? तो इसका फॉर्मूला एकदम इजी है कि जैसे एन नेचुरल नंबर का जो सम का जो फॉर्मूला होता है उसको एज इट इज लिख दो, एन एन प्लस 1 अपॉन में 2, और इसके ऊपर लगा दो क्या? स्क्वायर, ठीक है। तो सेम यही फॉर्मूला है, बस उसके क्या लगा दो आप? स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा आगे हमारे पास कुछ यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स को हम ट्राई करते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, एक सीरीज आपको दे रखी जो इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है 1 है, और ये जो है वो आपको कैसा नजर आ रहा है? एपी है या जीपी है, ठीक है। तो ये क्या है? जीपी के अंदर है। जीपी में क्योंकि 1/3 जो उसको 1 से डिवाइड करें, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/3। और 1/9 है, 1/9 को आप 1/3 से डिवाइड करेंगे, यानी बेटा 1/9 के अपॉन में क्या लेके आएंगे? 1/3। तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 3 से 9 कैंसिल आउट होगा, तो फिर से 1/3, यानी कि कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? कॉमन रेशियो यहाँ पर 1/3 आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/3। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो r है उसकी वैल्यू जो है वो 1/3 है, राइट। और जो 1/3 है वो आपको पता है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि r लेस देन 0, सॉरी r लेस देन 1, ठीक है। r की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है? छोटी है। और जब 1 से छोटी है तो एक इन्फिनिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। और बेटा a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और यहाँ पे r की जो वैल्यू है 1/3 है। तो जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन में 3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और 3 माइनस 1 क्या आएगा? 2। तो ये आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो क्लियर हुआ? देखो आपको लग रहा होगा इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला काफी टफ होगा, बट एक इजी सा, a अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है। तो इसका आंसर है 3/2, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, काफी इजी है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज आपको दे रखा है 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस अप टू 40 टर्म, यानी कि यहाँ पे n दे रखा है, यानी कि 40 टर्म कुछ इस तरीके से दे रखी है। तो इनका सम आपको निकालना है, ठीक है बेटा। तो एकदम ही 10th क्लास का एक लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि a की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना? 2 है। और d आपको समझ में आ गया, क्योंकि एपी की फॉर्म, एपी फॉर्म कर रहा है, क्योंकि 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो सीधी सी बात है d यानी कि 6 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4। तो यहाँ पे d हमारे पास 4 है। और n जो है, n की वैल्यू आपको पता है कितना है? 40 है। तो S40 यानी 40 टर्म का सम क्या होता है? n/2। तो n कितना हमारे पास? 40 है, अपॉन में 2 हो जाएगा। और 2a यानी कि 2a हमारे पास 2 है, प्लस n-1 यानी कि 40 - 1 कितना हो जाएगा? 39। मल्टीप्लाई में d कितना है बेटा? 4 है, ठीक है। तो ये 4 आएगा। तो ले दे के इसको सोल्व करेंगे तो क्या आने वाला है? देखो 2 से कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4। और 4 से 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ठीक है। तो ये बाहर जो आपके पास आ रहा है 20 है, यहाँ पे कितना रहेगा? 2 × 2 4 होगा। 4 से हम 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा कितना होता है? 36। और 4 3 जा 12, और 3 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे आ गया 156। 156 में बेटा 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 160। तो यहाँ पे 20 × 160 इक्वल टू क्या होगा? 16 2 जा कितना होता है? 32। 32, 16 2 जा 32, और 2 जीरो और लगा दो तो ये हो जाएगा 3200। क्या होगा बेटा? 3200। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो है, यानी कि a की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। और यहाँ पे जो r आएगा, क्योंकि यहाँ पे किस में दे रखा है? जीपी फॉर्म कर रहा है, यानी कि 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, और 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी 1/2, यानी कि जो r है वो 1/2 होगा, ठीक है। तो जब आपको a मिल गया, r मिल गया, ठीक है, और लास्ट टर्म यानी कि आपको an आपको दे रखा 1/128, जो कि आप
इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 7। ठीक है, तो ये 2 की पावर 7 है, तो यानी कि ये लास्ट टर्म आपको दे रखी है, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे अपना हो गया। ठीक है, ये अपना लेक्चर जो है आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं एंगल और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ बेसिक मैथमेटिक्स को खत्म करेंगे। राइट नाउ, तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, आगे आने वाला है सेकंड पार्ट के साथ हम फिर से मिलते हैं आपके साथ। ठीक है बेटा, चलो।